पूरे साल, ये जितना भी टाइम होता है उनके पास प्रिपरेशन का, पूरे साल वो एक के बाद एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चले जाते हैं, नोट्स बनाते हुए चले जाते हैं, और कभी भी वो इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, एक दिन हमें इसे डिलीवर करना है, एक दिन हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, चाहे फिर वो पीटी वाला एग्ज़ाम हो, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हो, या फिर मेंस का एग्ज़ाम हो जहां आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना हो, चाहे दोनों चीज़ें हों, ठीक है, या फिर इंटरव्यू ही क्यों ना हो, ठीक है। उस दिन की प्रैक्टिस कोई नहीं करता, वो लगभग 9 से 10 महीने वो सिलेबस को पढ़ते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 सिलेबस पढ़ते गए, नोट्स इकट्ठे होते चले गए, और जब एग्ज़ाम के 2 महीने बचते हैं और बहुत समझदार होते हैं, वो 3 महीने पहले ये काम की शुरुआत कर देते हैं। वो 3 महीने पहले सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, सिलेबस पूरा हो गया, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। 3 महीने पहले वो सोचते हैं कि अब प्रैक्टिस करेंगे, और 3 महीने पहले भी मैं बहुत जल्दी का टाइम बता रही हूँ, आप अपने साथ वालों से किसी से पूछ के देखना। जनरली जो ट्रेंड देखा जाता है ना, एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू करते बच्चे। 3 महीने पहले मैंने उनका नाम लिया है जो बहुत समझदार होते हैं, ठीक है। अब वो जब 3 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन तो देख लें। 8-9 महीने वो तैयारी कर लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, और फिर वो सोचते हैं चलो PYQs से हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे अब। और उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन देखना शुरू किया, कोई भी ईयर का एक क्वेश्चन पेपर उठाया, ठीक है। अब फ़र्क क्या है, देखो, जो सब्जेक्ट 8 महीने पहले पूरा हुआ था उसकी प्रैक्टिस उस टाइम पे नहीं की गई, एक के बाद एक सिलेबस, एक के बाद एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता होता बर्डन क्रिएट होता चला गया, ठीक है। अब जब वो PYQs उठाते हैं और पहला पेपर सॉल्व करते हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें से अटेम्प्ट हुए मान लीजिए 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सही निकले उसमें से लगभग 30, देखो बहुत अच्छा बता रही हूँ, अगर 50 अटेम्प्ट करने के बाद 30 सही आ गए, 20 गलत आ गए, ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस पेपर के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन उसने शुरुआत कब करी है, एग्ज़ाम से सिर्फ 2 से 3 महीने पहले। अब वो सोचेगा ओवरऑल अगर मैं नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर अपना स्कोर देखता हूँ, ठीक है, सो टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100, अटेम्प्ट किया कितना, 50, राइट आंसर कितने, 30, रॉन्ग कितने, 20, आफ्टर नेगेटिव कितना हो जाएगा, हाँ, कितने माइनस होंगे, 6.66 माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ ओवरऑल स्कोर कितना बचा आपका, 23.33, फाइनल स्कोर निकाल लो, ठीक है। अब वो अब फिर सोचेंगे ये क्या हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो ऑब्वियसली तो वो कहीं ना कहीं उस साल के करंट अफेयर्स से इन्फ्लुएंस्ड होगा। दूसरा फ़र्क ये आएगा कि आपने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की, कोई प्रैक्टिस नहीं की, पढ़ तो रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। अगर यकीन ना हो तो आज आप सॉल्व करके देख लो PYQs, कोई भी किसी भी साल का एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आप इसी स्कोर के आसपास ही रहोगे, ठीक है। अब ये स्कोर जैसे ही देखा, उनको पता है कि 2.5-3 महीने बाद मुझे पेपर देना है। पहला जो डाउट आता है वो ये आता है कि पूरे साल मैंने किया क्या, मैंने पूरे साल क्या पढ़ा है, मतलब सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, यहाँ से डाउट आना शुरू हो जाता है, मैंने क्या किया एक साल, हाँ, क्योंकि 1/3 है ना नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर ये 21 होता तो हम सीधे सीधे 7 माइनस कर देते ना, समझ गए। अब आप सोचो कि 3 महीने पहले आपका स्कोर अगर 46.66 मार्क्स अगर आ जाए, कट ऑफ आपको चाहिए 90+, तब क्या हालत होगी, है ना। अब वहाँ से डिप्रेशन शुरू, अब वो सोचेगा कि मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, अब मैं अगला क्वेश्चन पेपर तब करूँगा, पहले 1 महीने में सारे सब्जेक्ट रिविजन करूँगा। अब वो दूसरा क्वेश्चन पेपर नहीं उठाता, वो लग जाएगा बहुत स्पीड में रिवीजन में,
जल्दी जल्दी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, सारा रिवीजन करने में लगाया। रिवीजन करते करते टारगेट बनाएगा 1 हफ्ते के अंदर मुझे एक सब्जेक्ट कर लेना है, फिर सोचेगा नहीं नहीं ये तो बहुत डिले हो जाए, 5 दिन में एक सब्जेक्ट करूँगा, 1 महीने में 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर भी कुछ बचेगा, 1.5 महीने का रिवीजन टाइम बना लेता हूँ। 1.5 महीने में बहुत स्पीड में, मतलब 5 दिन के अंदर आप रिवीजन का टास्क बना रहे हो, 5 दिन में आपने एक सब्जेक्ट जल्दी जल्दी रिवाइज किया, 1.5 महीने निकल गए ना, एग्जाम का बच गया 1.5 महीना। 1.5 महीने बाद दोबारा क्वेश्चन पेपर उठाते हो। अब आपकी उम्मीद कितनी है कि कम से कम इस बार 80 नंबर आने चाहिए, ठीक है। और इस बार मैं एक काम करूंगा, इस बार मैं 50 से ज़्यादा अटेम्प्ट करूंगा, चाहे नेगेटिव हो लेकिन मैं अटेम्प्ट ज़्यादा करूंगा, ठीक है। और मान लीजिए नेक्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट कर दिया कितना, 70, और स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज हुआ, हम मना नहीं कर रहे। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम आपका स्कोर इंक्रीज हो 45 राइट आंसर, देखो ये मैं बता रही हूँ रेयरली होता है ऐसा। अगर इतना स्कोर आप कर पा रहे हो ना, 70 में से 45 करेक्ट कर पा रहे हो, मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बस आप प्रैक्टिस करने में डिले हो गए, समझ गए। और ये यहाँ कितने हो गए रॉन्ग आंसर्स, 25। अब कितने नेगेटिव हो जाएंगे, 8.33, यहाँ आपका नेगेटिव, ठीक है। जैसे 8 माइनस हुआ इसमें से, आप कहाँ पहुँच गए, लगभग 36 के आसपास, 36, 37, राइट। फिर आप स्कोर देखोगे और फिर आपको 70, 72, बस इतना। ये तो बहुत अच्छा बता रही हूँ मैं, एकदम से इतना ग्रोथ। लेकिन फिर भी क्या आएगा, 70 के आसपास, 70 की रेंज में हूँ, मतलब अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है। फिर आप उठाओगे मार्केट के क्वेश्चन पेपर, आप एक नहीं जितने मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, पीटी के प्रैक्टिस पेपर्स, वो उठा के लाते हैं फिर 1.5 महीने पहले। अब वो पीटी के टेस्ट पेपर्स होते हैं, हर कोई भी हो इंस्टीट्यूशन, वो डिटेल्ड बनाते हैं, थोड़ा डेप्थ में बनाते हैं। अब वो लगाना शुरू करते हैं कि चलो ये तो पिछले साल का था, इस बार का स्कोर देखते हैं, और फिर स्कोर बनता है 60, 65, 70, 80, यहाँ तक। अब हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि पेपर के सिर्फ 15 दिन रह गए। और 15 दिन पहले ये सोचना कि मेरे को तो पहले से पता मेरा कट ऑफ नहीं हो रहा, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। 8-9 महीने खूब बढ़िया तैयारी की, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि प्रैक्टिस करने में बहुत डिले हो गए, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, सब गड़बड़, पूरी प्रिपरेशन खराब। क्यों? क्योंकि फिर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। जो याद किया हुआ होता है ना, टेंशन की वजह से वो भूलना शुरू हो जाते हैं। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो डाउट आना शुरू हो जाता है, ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है। और जो सही कर सकते हो उतना भी सही नहीं कर पाते। और एट द एंड जिस दिन के लिए तैयारी कर रहे हो ना, उसी दिन परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ होता है, बहुत ज़्यादा। जो भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, इस चीज़ से बिल्कुल मना नहीं कर सकते। जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं कि वो 3 महीने वाला तो मैंने बता दिया, ज़्यादा समझदारी वाला, ठीक है। आप थोड़े अवेयर हो गए हैं तो भी 3 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज लास्ट के 1-1.5 महीने पहले प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब आप सोचो, जब लास्ट के 1-1.5 महीने पहले प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो उस चीज़ के लिए तैयार रहो कि आपका जो स्कोर होगा वो हर बार आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, और फिर वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, डाउट क्रिएट करेगा कि मैंने पूरे साल क्या किया। और इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता, वरना प्रैक्टिकली करके देख लो, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करके देखो तब पता चलेगा, है ना। अब यहाँ पे एक ऐसा मेथड आज मैं चाहती हूँ इंट्रोड्यूस करना, और वो आपको ना मंत्र समझ के, ये तो मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, करना ही करना है, इसके बिना किसी पेपर में नहीं बैठना, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो मस्ट, ठीक है। जो कोई नहीं करता है, लेकिन अब आपसे शुरू, आज से आपको शुरू करना है, ठीक है। चलो, और उसकी हेडिंग लिखोगे आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट।
क्या लिखोगे? परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी आपकी, आप खुद बनाओगे अपनी रिपोर्ट, ठीक है, खुद चेक करोगे। और इसका क्या बेनिफिट होगा वो अभी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। ये रिपोर्ट आपको बनानी है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स बनेंगे और जो मैंडेटरी है फिल करने के लिए, और इजी है बहुत। तो सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डेट का, ठीक है। उसके बाद टेस्ट नंबर, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होना चाहिए सब्जेक्ट ऑब्लिक पेपर, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद आपने कितने अटेम्प्ट किए, ठीक है, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मींस टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, अटेम्प्टेड क्वेश्चन मींस आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद राइट आंसर, रॉन्ग आंसर और फाइनल स्कोर। समझ गए? इतने कॉलम बनाने हैं और ये मैंडेटरी है, ठीक है। ये अगर फिल नहीं मिला ना किसी की भी कॉपी में, अगले दिन टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि हमें इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे देखते हैं 100 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 100 आपने 40 क्वेश्चन पूरी श्योरिटी से किए, 100% श्योरिटी से किए। अब आप सोच रहे हो मैंने तो सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, जबकि मैं कह रही हूँ, दोबारा कहती हूँ कि 40 क्वेश्चन अगर 100% श्योरिटी से अगर आप लगा रहे हो ना, इसका मतलब तैयारी बहुत स्ट्रांग है आपकी, ठीक है, क्योंकि अब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। उसके बाद बचे 60 क्वेश्चन। अब आप कहोगे मुझे तो क्वेश्चन और चाहिए क्योंकि इतने में कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। कट ऑफ क्लियर करने मतलब कम से कम मैं इतना तो करूं कि मुझे और 15 क्वेश्चन की सपोर्ट मिले, वो भी कैसी होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 40 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से 100% श्योरिटी पे लगा कर आए, लेकिन ज़रूरी नहीं वही आंसर सही हो, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपने अटेम्प्ट किया, 35 आपके राइट हुए और 5 आपके रॉन्ग हो गए। आप 100% श्योर थे, लेकिन फिर भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप कह रहे हो 60 क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है, अब क्या करूं? अब तो मुझे लॉजिक लगा के रिस्क लेना पड़ेगा, 60 क्वेश्चन है मेरे पास। अब आप सेकंड राउंड लगाओगे, मतलब दोबारा से देखोगे क्वेश्चन को, ठीक है। और आप सोचते हो कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो मैं और अटेम्प्ट कर दूं। आपने 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए, और इन 20 क्वेश्चन में आपने लॉजिकल आंसर लगाया, लेकिन उसके बाद भी स्कोर क्या हुआ, आपके 10 सही निकले और 10 गलत हो गए, ठीक है। 10 सही हुए, 10 गलत हो गए। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सिर्फ 60 क्वेश्चन लगा के कैसे जाऊं? कट ऑफ तो वैसे भी 100 टच हो जाता है कई बार, ठीक है। तो 100 टच हो रहा है, आफ्टर नेगेटिव 100 मार्क्स चाहिए मुझे, तो मुझे कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन पे रीच और करना ही करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन लगाए थे वो आपने 60 to 70% लॉजिकल आंसर लगाया था। अब आप 50-50 पे रिस्क लोगे कि एक बार फिर से देखूंगा मैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और आपने सोचा कि एक बार फिर से क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, हिम्मत और करोगे और दोबारा क्वेश्चन पेपर देखोगे, मतलब थर्ड राउंड ना,
आप फिर सोचो 20 क्वेश्चन तो और लगा के जाऊंगा, 20 से 21, जय माता दी। आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होगी, लॉजिकल माइंडसेट रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी, तब आप ये अटेम्प्ट करोगे और थर्ड लेवल तक तो पहुंच जाओगे 2 घंटे के अंदर। तो समझो आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, कितना टेक्निकली, कितना सही तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन पेपर मैनेज किया कि आप थर्ड राउंड तक पहुंचे। अदरवाइज पता है क्या करोगे, पहले ही राउंड में हर क्वेश्चन के हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते जाओगे, उसी बार पहली ही बार में 60% रेशियो पे भी पहली बार में लगाओगे, 50% रेशियो पे भी, 50% श्योरिटी पे भी पहली बार में आंसर लगा के आओगे, और यहाँ पे गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, राइट। अब चलिए मान लीजिए आप बहुत समझदार, बहुत, ये जो लेवल है ना थर्ड राउंड, मतलब तीसरी बार क्वेश्चंस की रीडिंग करना, लॉजिक लगा के आंसर लगाना, ये तब होगा जब आप डे 1 से प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज उम्मीद मत करो खुद से, और अगर यकीन नहीं है ना तो करके देखो, ऐसे मत मानो, सॉल्व करके देखो। 2 घंटे की सिटिंग लगाओ, फोन वोन सब साइड रख दो, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, 2 घंटे सिटिंग लगाओ, 100 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के 3 राउंड तक लगा के देखो, और 2 घंटे का टाइम बाउंड हटा दो, आप 3 राउंड तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और जब उठो तब अपना टाइम नोट करके उठना, जब बैठो तो टाइम नोट। हाथ आप क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, मान लीजिए मिल गया, लेकिन 15 मिनट जब होती है ना तो OMR शीट में भरने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हाथ कांपते हैं, एक हाथ से ऐसे पकड़ोगे, दूसरे हाथ से OMR शीट फिल करोगे। यकीन नहीं है तो जब परफॉर्मेंस करोगे उस दिन देखोगे, अगर आज से प्रैक्टिस नहीं की तो ये हाल होगा। या जो बच्चे कर चुके ना प्रैक्टिस, आखिरी के 10 मिनट का परफॉर्मेंस उनको OMR शीट का याद होगा अपना। ठीक है, यहाँ दबाव पड़ना शुरू हो जाता है आखिरी के 10 मिनट में। ठीक है, और अगर बगल में किसी ने OMR शीट भर ली और कोई रिलैक्स होके बैठा, कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है ये तो मेरा ट्रायल है, वो रिलैक्स होके आपके बगल में ऐसा कोई बच्चा बैठा है और आप सीरियस हो बहुत ज़्यादा, तब तो आप उम्मीद मत करो। अगर आप जल्दी इन्फ्लुएंस होने वाले स्टूडेंट हो ना, एस्पिरेंट हो, जो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने आसपास से, तो कोई भी आपका माइंड उस टाइम पे डाइवर्ट कर सकता है। तो फोकस्ड, अगल बगल में क्या हो रहा है, किसने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए, किसकी OMR शीट में कितने गोले भरे हुए हैं, आपकी में कम है, उसकी में ज़्यादा है, इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा होना है। और ये कब होता है, जब आप पहले दिन से प्रैक्टिस करते हो। आखिरी लास्ट 1-1.5 महीने 2 महीने का इंतज़ार करोगे ना तो ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ, खुद कर लोगे अपना मतलब रिस्क ले लोगे अपने एग्ज़ाम के साथ बहुत बड़ा, जो हर साल बच्चे लेते हैं। तो सिर्फ प्रिपरेशन ही ज़रूरी नहीं है, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब कैलकुलेट तो करो अपना परफॉर्मेंस। अब आप कोई बात नहीं, हमने इतना अच्छा स्कोर बनाया, आपका कैलकुलेट करो। आपके राइट आंसर कितने हुए, 35, देन 10, देन 9, ठीक है, 54। रॉन्ग आंसर्स इधर पहले 5, फिर 10, फिर 12, 27। कितने माइनस कर दें, 9 माइनस कर देते हैं। स्कोर कितना हो गया, 45, 90। और अब जैसे ही 90 आया वैसे आप पहुंच गए बाउंड्री पे, क्रॉस नहीं हुई, खुश मत हो, वैसे ही आप पहुंच गए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। और बाउंड्री लाइन पे पहुंचने के बाद फिर दगदग शुरू हो गई। अब मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो आपके हिसाब से है ना, कैसे पेपर दे के आए बाहर, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, हर इंस्टीट्यूट की आंसर की आ जाती है, उस आंसर की के हिसाब से आपने अपना ये स्कोर निकाल लिया, आप पहुंच गए 90 मार्क्स पे। अब उस 90 मार्क्स के स्कोर को लेके आप अपने टीचर्स से, अपने गाइड से, अपने मेंटोर से मिल रहे हो और कह रहे हो सर अब आप गाइड करिए, 90 अप्रॉक्स आ रहा है आंसर की के हिसाब से। अब बात बताइए मेंस शुरू करूँ या नहीं करूँ। सोचते सोचते चलो रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, ठीक है, 1-1.5 महीने वहाँ पे रिजल्ट का वेट करने में निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि यूपीएससी के आंसर्स क्या निकलेंगे, कभी कभी वो यूपीएससी सबको फेल कर देता है, वो
यहाँ पे भी आप इतना मतलब मार्जिन लेके चलो कि जो 90 स्कोर आ रहा है दैट कैन बी 80 आफ्टर रिजल्ट, और 90 92 भी हो सकता है, और 80 82 भी हो सकता है, ठीक है। और इससे मान लीजिए हो सकता है 90 पे आप पहुंचे हो, और कैटेगरी वाइज कुछ बच्चों को लगे कि जो भी होगा, मेरा तो लग रहा है हो जाएगा, ठीक है, लग रहा है हो जाएगा, और उसके बाद 1 महीने फिर भी रिजल्ट का वेट करते हैं मेंस के लिए, और जैसे रिजल्ट आया और समझ में आया कि क्लियर हो गया, उसके बाद मैंने तो पहले ही कहा था मेरा हो जाएगा, अरे वो तो हो गया, मेंस के लिए तो 1 महीना बर्बाद कर की तैयारी करने वाला बच्चा, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला, ठीक है, वो पता है क्या करते हैं, वो करते हैं कि पढ़ाई में सारी कर लूँ, सिलेबस में पूरा पढ़ लूँ, वो ध्यान ये नहीं देता कि वहाँ 2 घंटे में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये बुक पकड़ो और अब 2 घंटे में कितने पेज पढ़े वो काउंट करो। पढ़ने की स्पीड काउंट नहीं होगी आपकी, परफॉर्मेंस होगा वहाँ कि जो पढ़ा है उसका आंसर सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो वो बताओ। तो उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में जो करना है उसकी भी तो प्रैक्टिस करो ना, सिर्फ पढ़ने से क्या होगा। वहाँ एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, वहाँ डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ेगा। तो जो 1 साल बाद वहाँ करना है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, उसकी प्रैक्टिस डे 1 से करनी चाहिए। एक लास्ट के 1-1.5 महीने में तो आप अपने साथ रिस्क लोगे। ये मैंने बहुत इतना अच्छा ऐसे इसलिए बताया है ताकि आप लोग एकदम से घबरा ना जाओ। और अगर ये स्कोर आपका फिर भी अगर ये स्कोर आ जाता है ना, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार तैयारी थी। एवरेज में आप 50-60 के ऊपर रुक जाते हो बस। या इस क्लासरूम में ऐसे बैठे होंगे, ठीक है, जो जिनको पता होगा कि एट द एंड हमारा स्कोर कितना आया था, 50 आया था, 60 आया था, 95 बहुत बड़ा स्कोर है ये, ठीक है, अभी के टाइम पे बहुत बड़ा। और आप प्रैक्टिस करके देखो, फिर अपना स्कोर, अपना रिपोर्ट कार्ड बनाओ। और इस रिपोर्ट कार्ड की सक्सेस का एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं आपको आंसर की शो कर सकती हूँ एक बच्चे की। ये मैंने उस बच्चे को, वो एक स्टूडेंट था, ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा स्टूडेंट किसी टीचर को मिल जाए, बहुत किस्मत की बात होती है कि अगर उसे कुछ बताया जाए करने को कि ये तुम करो, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा, और वो उसे एज इट इज़ फॉलो कर ले। तो ऐसे स्टूडेंट भी कम मिलते हैं और ऐसे टीचर भी कम मिलेंगे जो बोलेंगे दिखा तेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। समझे, ये दोनों चीज़ों का मैच होना बहुत रेयर होता है। उस बच्चे का स्कोर है मेरे पास 135 मार्क्स इन जीएस पेपर 1, 35 मार्क्स पीटी। यस, आपको मेरे फ़ोन में रखिए उसका स्कोर कार्ड, अभी दिखा दूँगी। 135, शायद 136 हो, 130 की रेंज में, 35 या 36, ठीक है, 135 136, ठीक है। ये परफॉर्मेंस था। क्यों? उसकी कॉपी मंगा लूँगी और ये जो उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ना, उसकी फ़ोटो मंगा लूँगी। ये किया है उसने, और ये चेक किया है डे 1 से उसने, ठीक है, हाँ, नहीं इससे पुराने साल का। उसके बाद ये उसने किया है, और पहले ही वीक से जब ये सब परफॉर्मेंस उन्होंने किया तो उनको ये भी समझ में आया कि मैं कहाँ कौन से सब्जेक्ट में पीछे हूँ, मुझे कितनी मेहनत और ज़्यादा करनी है। समझ गए? और एक गलती और मत करना, सिर्फ और सिर्फ जीएस की ही प्रिपरेशन मत करना, सी सेट को भी साथ में लेके चलना। पता चले जीएस में इतना ज़्यादा स्कोर आ गया 130 135, ठीक है, और सी सेट में फेल हो गए, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों की प्रिपरेशन करनी है। इस बार सी सेट का लेवल आपने देख ही लिया होगा, तो वो गलती करनी ही नहीं है, ठीक है। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है, बनाओगे? पक्की बात है? ये पूरा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। समझ आ गया कैसे फिल करना है और इस लेवल तक रीच करना है। अब आपका टास्क ये है कि आप इस संडे यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, ठीक है, और उसको बिल्कुल यूपीएससी के एनवायरनमेंट में कि कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, फ़ोन एकदम बंद करके साइड में रख देना है,
ठीक है, आपस में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, आप सबको करना ही करना है, कंपलसरी है। यूपीएससी का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अब आप कहोगे मैम हमारा तो अभी तक एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, जब तक बाकी सब्जेक्ट हुए ही नहीं हम कैसे अपने आप को जज करें? तो इसका मतलब तो ये हुआ आप भी वही करने वाले हो, 9-10 महीने पढ़ाई करोगे कि मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने में 9 से 10 महीने लगेंगे। तो जब तक सारे सब्जेक्ट नहीं हो जाते मैं तो यूपीएससी का पेपर उठा के नहीं देखूंगा। आ गए ना उसी लाइन पे। एक बात बताइए, या तो आप 12th पास आउट हो या आप ग्रेजुएट हो, किसी भी कंडीशन में, दोनों कंडीशन में, क्या इनमें से जो सब्जेक्ट जो यूपीएससी के सिलेबस में ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपने पहले कभी देखा सुना ही नहीं था? सारे पढ़े हुए हैं ना, सारे पढ़े हुए हैं ना। तो जो 12th तक पढ़ के आए, जो ग्रेजुएशन तक पढ़ा है आपने, क्या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक बार जज तो करके देखो खुद को। अदरवाइज आप ये सोचोगे नहीं यूपीएससी के हिसाब से पहले सारे सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए, उसके बाद मैं यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा, तो इसका मतलब आप भी 9 से 10 महीने इंतजार करोगे प्रैक्टिस करने के लिए, और आखिरी के 2 महीने में प्रैक्टिस शुरू करोगे, और आप वही 50 और 60 नंबर का स्कोर अपना देखकर डिप्रेशन में जाओगे। और पहली बात तो इतना डिप्रेशन देख के आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं करोगे, और एंट्री कर भी गए तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और हो सकता है पहले ही वीक से आप प्रैक्टिस कर लेते तो आप बहुत शानदार स्कोर करो, समझो। तो देखो पढ़ाई आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो ना, उस मेहनत का रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम, आपकी एनर्जी लग रही है उसमें। तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अगर उस चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है, अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है ना, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लो। पढ़ने में भी तो मेहनत लग रही है, प्रैक्टिस करके देखो। और ये तो सेल्फ परफॉर्मेंस है, रिपोर्ट है, खुद की है, खुद की रिपोर्ट तैयार कर रहे हो आप। अपना लेवल देखो कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में सुधार करना है। सब कुछ हवा में रखोगे, हवा में ही रह जाओगे, ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस को खुद अपने पेपर में यहाँ पे उतारो, रिपोर्ट कार्ड बनाओ खुद का। समझ आ गया? पक्की बात है? ठीक है।